BETY सेमेस्टर 6 के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे पाठ्यक्रम में वर्तनी का महत्व और वर्तनी के नियम, उसके साथ साथ लोकोक्तियाँ और मुहावरों, इसमें अंतर और उसकी विशेषताएं, इसको लेकर हमारे पाठ्यक्रम में भाग है। तो उस भाग में से हिंदी की जो वर्तनी है, इस वर्तनी के कुछ नियम है। तो शुद्ध वर्तनी के नियमों को इस तासिका में आज हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें वर्तनी किसे कहती है, इस बारे में देखना ज़रूरी है। तो वर्तनी की अगर परिभाषा हम देखेंगे तो वो परिभाषा इस प्रकार है: किसी भाषा के शब्दों में ध्वनियों का जिस क्रम में प्रयोग होता है, उस ध्वनि क्रम को उस शब्द की वर्तनी कहते हैं। तो उसे अंग्रेजी में स्पेलिंग भी कहा जाता है। उस वर्तनी को अक्षरी, हिज्जे, वर्ण विन्यास ये भी कहा जाता है, उसके अन्य नामकरण भी है। तो लिखित शब्दों में ध्वनियों का स्थान ध्वनियों के प्रतीक ले लेते हैं, अतः शब्द विशेष के लेखन में वर्ण संयोजन के क्रम को अक्षरी वर्ण विन्यास कहा जाता है। हमारी लिखने की जो रीति होती है, उस रीति को भी वर्तनी कहा जाता है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी एक वर्तनी व्यवस्था होती है। जैसे अंग्रेजी में पुट, बट, इसके उच्चरित शब्दों का एक वर्ण विन्यास होता है। वर्णों के संयोजन के क्रम में अंतर होने से भी वर्तनी भेद का निर्माण होता है, शब्द का भेद भी हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि स, रा, के ये शब्द, ये अक्षर है। इन अक्षरों के विभिन्न संयोग से रसा, सार, सारा, रास, सरस, सारस ऐसे शब्दों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ वर्तनी के स्तर पर जो लिखित भाषाएं परंपरा से अधिक नियंत्रित रहती है। कोई भी व्यक्ति परंपरागत वर्तनी में अपनी स्वेच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकता। भाषा विशेष का जो समाज है, वह समाज ही वर्तनी के अंतर्गत जो कमियां है, उस कमियों को दूर कर उन्हें अन्य शब्दों में संकेतित कर सकता है। तो अपनी भाषा जो है, उस भाषा के उच्चरित रूप में जितना जल्दी परिवर्तन होता है, उतनी जल्दी लिखित भाषाओं में परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यांत्रिक सुविधा असुविधा के कारण भी ऐसा संभव नहीं हो पाता। क्योंकि यही कारण है कि सैकड़ों सालों से जो चली आ रही जीवित भाषा के उच्चरित और लिखित रूप में 100% साम्य नहीं हुआ करता है। क्योंकि जैसे कि हम जो बोलते हैं वैसा लिखते नहीं है, और लिखते हैं वैसा बोलता नहीं, इसमें थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है। और इसलिए कहा जा सकता है कि परंपरागत लिपियों में लिखी चली आ रही भाषाओं में उच्चारण, वाचन और लेखन में 100% साम्य नहीं होता है। तो ये लेखन की रीति में थोड़ा सा अंतर भी हमें देखने को मिलता है। हमारे जो प्रचलित भाषाएं है, इसमें दो प्रकार की वर्तनी को हम देख सकते हैं। एक है उच्चारणगामी वर्तनी, जिसमें उच्चारण के ध्वनि क्रम का यथावत अनुसरण करती है। जैसे आओ, बैठो, लीची खाओ, यानी जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखा जाता है, उसका क्रम भी वैसा ही होता है। लेकिन दूसरा जो प्रकार है वह परंपरानुगामी वर्तनी, इसमें उच्चारण के ध्वनि क्रम का यथावत अनुकरण नहीं किया जाता। उच्चारण और लेखन का यह अंतर कभी कभी कम और कभी अधिक हुआ करता है। जिसमें जैसे कि उदाहरण है क्योंकि, हनुमान, उत्कांड, ऋषि, रहना, क्योंकि उसका उच्चारण थोड़ा सा हमें क्यों, की, हनुमान ऐसा थोड़ा सा अलग अलग टूटता हुआ होता हुआ हमें नजर आता है। तो अन्य भाषाओं की भांति हिंदी भाषा की लेखन वर्तनी व्यवस्था में दोनों प्रकार के वर्तनी रूप हमें मिलते हैं। तो यहाँ उच्चारणोगामी वर्तनी और परंपरानुगामी वर्तनी, ये दो रूप अन्य भाषाओं की तरह भी हमें हिंदी में देखने को मिलते हैं। ये सब लेखन की रीति को वर्तनी कहते हैं, या लिखित शब्दों का जो लिखित ध्वनि क्रम होता है उस ध्वनि क्रम को भी हम वर्तनी कहते हैं। ये सब वर्तनी की परिभाषा, उसका अर्थ, ये सब देखने के बाद हम कुछ आज शुद्ध वर्तनी के कुछ हम नियम देखने वाले हैं। तो जैसा कि हिंदी के मानकीकरण के लिए
केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने कुछ नियम स्वीकार किए हैं जो भाषा की शुद्धता को लेकर बहुत जरूरी है। इन नियमों से कुछ में कहीं कहीं विकल्प और कहीं कहीं तर्कहीनता भी है। तो यद्यपि कुछ सरकारी संस्थाएं इन नियमों का काफ़ी मात्रा में अनुसरण कर रही है, किंतु अधिकतर व्यक्तिगत लेखनादि में इन नियमों का पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया है। वर्तनी के मानकीकरण के समय हिंदी भाषा की प्रकृति, उच्चारण, परंपरा, व्याकरण, शब्द रचना, हिंदी शिक्षण प्रक्रिया, छोटे बच्चों और अहिंदी भाषियों को आरंभिक कक्षाओं में संतुलन लिखवाने आदि में सरलता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो इन सभी पक्षों का ध्यान में रखते हुए यहाँ मानक हिंदी वर्तनी के कुछ नियम हम देख सकते हैं। तो हिंदी का मानकीकरण करते समय कुछ हिंदी के लेखन के कुछ नियम बनाए हैं, तो उन नियमों को हम यहाँ देख लेंगे। कारक चिन्ह के संबंधी क्या नियम है उसको हम देखेंगे। सभी कारक चिन्हों का प्रत्येक स्थिति में संबंधित शब्द से अलग लिखना एकरूपता और सरलता की दृष्टि से उचित है, क्योंकि संज्ञा, कारक, स्थानवाची, कालवाची शब्दों से अलग अलग और सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखने में, और यदि दो कारक चिन्ह एक साथ हो तो पहले को मिलाकर और दूसरे को अलग लिखने का कोई औचित्य नहीं है। जिसमें जैसे कि शाम को, यहाँ से, कमरे में से, कल से, सोमवार को, मुझसे। तो यहाँ ने, से, ये जो कारक चिन्ह है, तो इन कारक चिन्हों का प्रयोग थोड़ा करते समय शब्द से अलग उसका लेखन करना चाहिए, यह यहाँ ज़रूरी है। और सर्वनामों के साथ कारक चिन्ह सटाकर लिखे नहीं जा सकते, ये भी हमें ध्यान देना है। जब नाम होगा तो उसमें अलग अलग लिख सकते हैं, उसके साथ साथ सर्वनामों के साथ कारक चिन्ह जोड़कर नहीं लिख सकते। अतः एक ही सरल नियम का पालन तर्कसंगत और उचित है, न कि 3 नियमों और उनके अपवादों का अनुपालन। तो यहाँ अलग अलग स्थिति में अलग अलग इसका लेखन करना जरूरी होता है। तो यह कारक चिन्ह के संबंधी लेखन के नियम है। दूसरा, निपात लेखन। इसमें ही, भी, तो, तक आदि ये निपातों को प्रत्येक स्थिति में संबंधित शब्द से अलग लिखना एकरूपता और सरलता की दृष्टि से उचित है, क्योंकि जब हम किसी भी शब्द के साथ ही के, मुरारी ही के लिए, यहाँ तक, तो, आपके भी, यानी ये सब निपात लेखन करते समय अलग अलग लिखना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एकरूपता और सरलता की दृष्टि से सही माना जाता है। अब हल चिन्ह के संबंध में हम देखेंगे कि संस्कृत से आगत कुछ शब्द मूलतः हल चिन्ह है, जिसमें जगत, जाम्बवंत, पृथक, भागवत, वाक आदि शब्द है। तो हिंदी उच्चारण में परिवर्तन के कारण यद्यपि जगत का जगत, सत का सत का उच्चारण वाचन अरहित होता है, किंतु अर्थभेद एवं संधि प्रक्रिया में हल के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। भले उच्चारण में उच्चारण अलग होता होगा, लेकिन लेखन में इन हल शब्दों का प्रयोग करना जरूरी होता है, क्योंकि मताधिकार में मत प्लस अधिकार, सदनुभव में सत प्लस अनुभव, द्व, दम, द आदि में भी हल चिन्ह लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि हिंदी में हल चिन्हों का लेखन बहुत ज़रूरी है। और इसका कुछ आगत शब्द है, वो आगत शब्द हल युक्त है, उसको जैसे का वैसा वर्तन लेखन करना चाहिए। अगला जो नियम है संयुक्त क्रिया लेखन में, तो ये संयुक्त क्रिया लेखन जो है एकरूपता और सरलता की दृष्टि से सभी क्रियाओं को अलग अलग लिखना ही उचित होता है। यानी कहा जा सकता है, इसको एक नहीं लिया जा सकता, कहा जा सकता है, ये अलग अलग क्रिया है, तो इस अलग अलग उसको लेखन करना जरूरी है। कहते चले आ रहे थे, सुनाता रहूँगा, यानी सुनने की अलग क्रिया है और रहूँगा की अलग क्रिया है, तो ये अलग अलग लिखना ही उचित है संयुक्त क्रिया के संबंध में। पूर्वकालिक क्रिया लेखन के संबंध में, जब पूर्वकालिक क्रिया रूप कर, करके, को प्रत्येक स्थिति में अलग अलग लिखना उचित है, क्योंकि ये जैसे खा कर, रो कर, हो कर, करके, तो इन्हें मिलाकर लिखने से कोई तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ये पूर्वकालिक क्रिया संयुक्त क्रिया अलग अलग लिखी जानी चाहिए।
और अलग अलग लिखने में ही हमें समझने में एक अच्छा होगा। इसलिए पूर्वकालिक क्रिया का लेखन अलग अलग लिखना जरूरी है। सादृश्य सूचक शब्द लेखन में हम देखेंगे कि सादृश्य सूचक लेखन में कौन से शब्द है, सा, सी, से। तो इसमें जैसा, जैसी, जैसे, सरीखा, सरीकी, सरीके से पूर्वयोजक चिन्ह के प्रयोग से स्पष्टता बनी रहती है, क्योंकि दोनों के बीच पूर्वयोजक चिन्ह का देना जरूरी है। जैसे तुम, सा, तुम, सी, यहाँ जैसी गर्मी, कल जैसी आंधी, तो ये बीच बीच में जो दिया गया है वैसा ही लेखन होना सदृश चिन्ह के अंतर्गत उसका जरूरी है। तो ये सब देखने के बाद अगले जो नियम है तत्पुरुष समास लेखन में, तो तत्पुरुष समास शब्द के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य अर्थ स्पष्टता हेतु आवश्यकता अनुसार योजक चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ अर्थ भ्रम की संभावना हो वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग ही करना उचित है, क्योंकि भू तत्व यानी भू डैश देकर तत्व, संस्कृत शब्द, तो इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास शब्द के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य अर्थ स्पष्टता करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग देना जरूरी है। अगला, द्वंद्व समास का लेखन करते समय क्या ध्यान देना है, तो द्वंद्व समास के पदों के मध्य जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ भी योजक चिन्ह लगाना जरूरी है। जैसे श्वेत श्याम, राधा कृष्ण, सूर्य चंद्र, राम लक्ष्मण, ये उदाहरण है। अगली जो वर्तनी का नियम है, उस अगले वर्तनी के नियम में हम संस्कृत से आगत शब्दों का लेखन के बारे में हम वर्णन करेंगे। हिंदी लेखन में संस्कृत शब्दों का प्रयोग दो रूपों में होता है। सामान्य लेखन में संस्कृत शब्दों का प्रयोग और दूसरा संस्कृत उद्धरणों में संस्कृत शब्दों का प्रयोग। इन दोनों रूपों में संस्कृत परंपरा का पालन करना ही उचित है, क्योंकि रु, न, श, क्ष का प्रयोग केवल संस्कृत से आगत शब्दों में होता है, यद्यपि हिंदी में उनका उच्चारण, वाचन परिवर्तन हो चुका है, किंतु संस्कृत शब्दों में परंपरानुगामी वर्तनी का ही प्रयोग होता है। तो इसलिए संस्कृत जो आगत शब्द है उसका लेखन जैसे कि वैसा होना चाहिए। बाद में जो ई, य बनाम ये जो है लेखन, इस पर भी हमें ध्यान देना है। तो हिंदी ध्वनि उच्चारण व्यवस्था के अनुसार कुछ शब्दों के मूल में यह ध्वनि न होने पर भी कुछ परिस्थितियों में वह श्रुति रूप में ये का उच्चारण होता है। तो हिंदी में ई य के आने पर यह श्रुति मुखरता लुप्त हो जाती है। जिन स्थितियों में यह का श्रुति रूप मुखर उच्चारण होता है वहाँ यह का लिखना उचित है, जैसे यथा, गया, आया। जहाँ शब्द के मूल में यह है वहाँ शब्द सिद्धि या परंपरानुगामी वर्तने की दृष्टि से ई ये के संयोग में भी ये का लिखना तर्कसंगत है। तो रुपया, रुपये, दाई, अंश, धन, यानी ई और ये का जहाँ उच्चारण होता है वहाँ ई ये लिखा जा सकता है। ये भी बात हमें देखने को मिलती है इस नियमों में। तो हिंदी क्रिया के रूप में भी ये प्रत्यय जुड़ता है, तो वह लिखे, पढ़े, चले, आइए, जाइए, सोइए, ऐसे कुछ शब्द हैं। तो ये तर्कसंगत है न कि ये लिखने के लिए यहाँ तर्क देना कि संस्कृत में प्रति एक प्रत्यय होता है, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा जा सकता, ये ही लिखा जा सकता है। तो आइए, कहिए आदि में भी लिखा जाए, ये भ्रम का सूचक है। तो इसमें जो लेखन में परिवर्तन होता है तो ये का लिखना जरूरी है, ये भी बात हमें ध्यान देना है। उसके बाद ये आओ का संयुक्त स्वर लेखन किस प्रकार से होना चाहिए, इसके भी नियम है। तो इन नियमों में आए, आओ वर्णों के दो दो ध्वन्यात्मक मूल्य है। उसमें मूल स्वरी ध्वनि, संयुक्त स्वर ध्वनि। ऐसा है और कौन, भौं, ये मूल स्वर ध्वनियों के सूचक है, और नैया, गवैया, सुरैया ये संयुक्त स्वर ध्वनियों के सूचक है। तो इसलिए गवैया, सुरैया, कवैया जैसी वर्तनी किसी भी प्रकार की सही नहीं मानी जाती। तो ये को ये जोड़ना यहाँ नहीं है, तो वय करना है, रय करना है, और ये संयुक्त स्वर ध्वनियुक्त कुछ शब्दों के लिए अभी कोई चिन्ह नहीं बना है। तो इसलिए
ऐ औ का लेखन करते समय संयुक्त स्वर और मूल स्वर में इसका लेखन करते समय ये ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद अ और अर्धचंद्र का लेखन कैसे करना चाहिए, तो ये सब प्रतिष्ठित हिंदी में ये अंग्रेजी से आगत शब्द है। तो इस आगत शब्द में ये अ ध्वनि आती है, उन्हें लिखते समय आ का प्रयोग करना ज़रूरी है। तो ऑफिस, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ऑपरेटर, कॉलेज, ये जब हम लिखते हैं तो वहाँ आ का प्रयोग करना जरूरी है। शिरोरेखा पर बिंदु जो है या चंद्र बिंदु है, इसका भी प्रयोग हिंदी की वर्तनी में जरूरी है। तो सामान्यतः वर्गीय अर्धनासिक के स्थान पर शीर्ष बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंखा, कंचन, नंद, कंपन, संसार, वंशी, सहार, ऐसे जो शब्द है अर्धनासिक के, वहाँ बिंदी का प्रयोग किया जाता है और इस शीर्ष बिंदु के लेखन में मानक माना जाता है। अनन्य, अन्य, साम्य, काम्य, ऐसे जो शब्दों के शीर्ष बिंदु का प्रयोग परंपरागत वर्तनी तथा शब्द रचना और उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो इसलिए शिरोरेखा पर जो बिंदी का लेखन है, तो यह बिंदी लेखन इस प्रकार से हमें देना है। तो शिरोरेखा पे ऊपर कोई अन्य चिन्ह होने पर अनुनासिकता के लिए भी शीर्ष बिंदु का प्रयोग प्रचलित है, जैसे मैं, ईट, क्यों, भों, औ आदि लेखन करते समय अनुनासिकता के लिए भी शीर्ष बिंदु का प्रयोग करना जरूरी होता है शिरोरेखा के ऊपर, जैसे हिंदी, बिंदी, पिंड, पिंडली, तो ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ बिंदी का प्रयोग करना जरूरी है। तो यहाँ अहम एवं के अतिरिक्त हिंदी में शब्दों के अंत में प्राय नहीं आता, चिन्ह ही आता है। तो शब्दांत के नासिक के व्यंजनों के लिए बिंदी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। संस्कृत के शब्दों में अर्धचंद्र और उसमें बिंदी का प्रयोग किया जाता है, नहीं होता है। तो संबंध में कुछ ऐसे भी लिखा जाता है कि संबंध ऐसा लिखा जाता है अलग अलग रूप में, लेकिन बिंदी का प्रयोग वहाँ नहीं किया जा सकता संस्कृत के लेखन में। तो ये नियम देखने के बाद अगला नियम देखेंगे, विदेशी आगत शब्द का लेखन करते समय किन बातों को ध्यान देना है। तो जो विदेशी शब्द हिंदी की ध्वनि व्यवस्था के अनुरूप हो और लेखन में कठिनाई उत्पन्न न करते हो, उन्हें तत्सम रूप में ही लिखना जरूरी है, जैसे कि वैसा लिखना जरूरी है। बॉयकॉट, कागज, फन, कानून, खतरा आदि शब्द, और इनका तद्भव रूप दिखाने के लिए इन्हें लालटेन, बैटान, कागज, कानून, खतरा ऐसा लिखा जा सकता है इन शब्दों को ही। लेकिन किंतु खाना खाना, बाज बाज, राज राज, फन फन, ऐसे जो अर्धभेदक युग्मों के कारण जो शब्द बनते हैं, सामान्य लेखन में अर्धो बिंदु का प्रयोग करना तर्कसंगत है, क्योंकि कागज, कारखाना ऐसे शब्द जो है इसमें अधो बिंदु का लेखन करना जरूरी है। तो विदेशी आगत जो शब्द है तो उसका लेखन करते समय तत्सम, तद्भव और उसके साथ साथ अधो बिंदु का प्रयोग भी करना जरूरी होता है। तो ये सब देखने के बाद अगला नियम जो है हिंदी में विसर्ग लेखन करते समय किन बातों को ध्यान करना है। संस्कृत के जो विगत शब्द आए हैं, विसर्ग युक्त शब्दों में परंपरागत वर्तने के आधार पर विसर्ग लगाया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, प्राय, स्वांत, दुख। तो इन्हें हल के साथ लिखना मानकेतर लेखन होगा, क्योंकि यहाँ ह के साथ लिखने के बजाय दो बिंदी विसर्ग के साथ लेखन करना जरूरी है। तो इसलिए सुख के सादृश्य पर दुख के मध्यवर्ती आघोष ह ध्वनि का लोप हो चुका है और अतः दुख को दुख ही भी लिखा जाना चाहिए। परंपरागत वर्तन की दृष्टि से शुद्ध रूप दुख ही है, तो दुख में ह नहीं लिखना है, तो विसर्ग शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। तो कुछ ऐसे शब्द है वहाँ विसर्ग का प्रयोग भी जरूरी है। तो अंग्रेजी से आगत कुछ विशिष्ट शब्दों की जो वर्तनी है, इसका लेखन करते समय हमें भी अनिश्चितता बनी हुई है। तो हिंदी की ध्वनि व्यवस्था के अनुरूप ही वर्तनी रखने में अनुचित स्थिति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो अंग्रेजी से आगत कुछ शब्दों में कोई शब्द हिंदी में ई से उच्चारित नहीं होता, अतः अंग्रेजी शब्दों के अंत में ई नहीं लिखी जानी चाहिए, जैसे सिटी, पीटी, उषा, एनटी, रामाराव। तो हिंदी के लेखन की दृष्टि में अशुद्ध है, इन्हें सिटी, पीटी उषा, एनटी रामाराव ही लिखना चाहिए। तो अक्षरांत में भी ई का प्रयोग किया जाता है, टेलीविज़न, इंजीनियर, एडिटर, पेटीकोट आदि। तो अंग्रेजी में जो ह्रस्व स्वर ई से युक्त शब्दों को ए से लिखा जाता है, जैसे पेन, मैन, बेल, डेस्क, बेंच।
ए से युक्त शब्दों को आई लिखा जाता है। गैस, पैड, बैड, बैटरी, इस प्रकार से। जिन शब्दों के मूल वर्तनी में आर है उन्हें र के साथ लिखा जाता है। कार, मदर, फादर, डॉक्टर। अंग्रेजी के संयुक्त स्वर कुछ स्थलों पर संयुक्त स्वर श्रवणाक्रम में और कुछ स्थलों पर मूल स्वरों के रूप में लिखे जा रहे हैं। तो डब्ल्यू वी से युक्त शब्द प्राय व से युक्त लिखे जाते हैं, जैसे वाटर, वेस्ट, वेदर। एफ से युक्त शब्द फ से और झेड से युक्त शब्द ज से लिखे जाते हैं, जैसे फार्म, फूड, जू, साइज, राइट्स। तो इस प्रकार से अंग्रेजी के कुछ शब्द लेखन करते समय किन किन अंग्रेजी के अक्षरों के लिए या हिंदी के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ये लिखते समय इन सब वर्तनी के नियमों को भी ध्यान देना जरूरी है। तो इस प्रकार से हिंदी के मानकीकरण करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए कुछ हिंदी लेखन के कुछ शुद्ध वर्तनी के नियम बताए हैं। तो इस नियमों में कारक चिन्ह, हल चिन्ह, निपात चिन्ह, संयुक्त क्रिया लेखन, पूर्वकालिक क्रिया लेखन, सादृश्य शुद्ध लेखन, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, संस्कृत से आगत शब्द, अंग्रेजी से आगत शब्द, आय, आओ का संयुक्त स्वर लेखन कैसा होना चाहिए, ए के बनाम ए में लेखन कैसा होना चाहिए, शिरोरेखा, शीर्ष बिंदु, चंद्र बिंदु, इसका हिंदी के लेखन में कितना ज़्यादा महत्व है, विसर्ग का कितना ज़्यादा महत्व है। तो ये सब महत्व, उसके लेखन के नियम, इस नियमों को हमें इसमें ध्यान देना है और इन सब नियमों को ध्यान में रखकर ही हिंदी का लेखन करना है। तो इस प्रकार से ये हिंदी के शुद्ध वर्तनी के नियम जो थे, इस नियमों को हमने इस ताशिका में देख लिया है। उसको डिटेल के रूप में आपको जो नोट दिया गया है उस नोट को पढ़ो एक बार, तब बाद में आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।